नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब राजी पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी को मैं एक ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाता हूं। ये ड्राइवर हैं, इनका नाम है अशोक, रहने वाले उत्तर प्रदेश के। आज जो इनके साथ में घटना घटी थी वो साल था 2004। तो क्या हुआ था अशोक ड्राइवर के साथ, चलिए उन्हीं की अंदाज में अभी एक कहानी को हम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। साल था 2004। मैं ट्रक चलाने का काम करता था। अभी मेरी जो नॉलेज थी, अनुभव था ट्रक का, कम था, लगभग 1.5 साल के आसपास में। और मैं एक ट्रक मालिक के पास छोटा ट्रक चलाने का काम कर रहा था। उस मालिक के पास में कम से कम 8-9 ट्रक तो होंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, और काफ़ी बड़े बड़े ट्रक थे। एक छोटा ट्रक था जिसे मैं चला रहा था। इसके अलावा कोई छोटा ट्रक उनके पास में नहीं था। और मालिक हमारे जो थे शहर में रहते थे। उनका ऑफिस भी और ट्रांसपोर्ट का मतलब एक साथ में ही था, और रिहाइश भी था। लेकिन उनके जो परिवार था ना, वो गांव में रहा करता था। और मालिक भी 1-2 दिन शहर में रह कर के और फिर अपने कार से अपने गांव चले जाते थे। और ऐसा ही सिलसिला उनका चल रहा था। कभी उनके परिवार वाले भी यहाँ आकर 1 आध दिन रुकते, और कभी मालिक गांव चले जाते थे 1 आध दिन के लिए। सालों से ऐसा मैं देखते आ रहा था। 1.5 साल के करीब मुझे वहाँ पर ट्रक चलाते हो गया था। मेरा जो काम था, सुबह मालिक का ऑर्डर जहाँ से माल लोड करना है और उस ऑर्डर को पूरा करना, जहाँ भेजना है वहाँ पहुँचाने का काम मैं करता था। और मालिक मेरे से बहुत खुश रहते थे, और मैं भी मालिक से बहुत खुश था, क्योंकि टाइम पर सैलरी मिलती थी। कभी कभी एडवांस की ज़रूरत पड़ती थी तो मालिक हंसी खुशी दे देते थे। तो एक तरह से दोनों हाथ से ताली बज रही थी, और हम दोनों के दोनों लोग अब एक तरह से खुश थे, मालिक भी और मैं भी। मैं जब अपना ट्रक खाली करके आता तो मालिक के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ही ट्रक को रोकता, और वहीं पर दूसरे माले पर हमारा सोने का इंतज़ाम था, जो मालिक की तरफ से फ्री था। उसमें और भी ड्राइवर सोया करते थे। एक लंबा सा उन्होंने हॉल टाइप का बना रखा था। अब जो ड्राइवर समय पर आ जाता रात के टाइम में, अब वो रात में वहीं रुकता, अब कहाँ जाएगा। तो इसके लिए मालिक ने अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी थी। और मैं तो बस सुबह निकलता मालिक के काम से, अब फिर लौटता रात को, फिर ट्रक हमारा खड़ा करके और खाना पीना खाता होटल वगैरह में, और फिर उसी हॉल में आकर के सो जाता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं करीब 9 बजे के आसपास माल छोड़ करके आया। जब आया ना, तो उस टाइम ऑफिस बंद हो जाता था। 8 बजे के आसपास में उस जगह पर सन्नाटा हो जाता था। मालिक अपना, उनका जो थोड़ी दूर पर कोठी थी, वहाँ चले जाते थे, और ऑफिस में बड़ी एकदम शांति रहती थी। लेकिन जब मैं आया ना, तो मालिक कुर्सी डाल करके बैठे हुए थे, और 1 आध ट्रक वाले भी थे, उनसे कुछ बहस चल रही थी। और तब तक मालिक मुझे देख लिए। अब मेरा नाम लेके पुकारे, अशोक अशोक आओ, इधर आओ, तुमसे कुछ काम है। मैं जब देखा कि 2-2 ड्राइवर वहाँ पर खड़े हैं, मालिक उनकी क्लास ले रहे हैं, कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। ना जाने क्यों मालिक आज खफा है, उनका मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ज़रूर कोई विशेष बात होगी। और मैं डरते डरते अब मालिक के पास पहुंचा। मालिक कड़कती है आवाज़ में बोले, अशोक माल सही सलामत छोड़ाए। मुझे शंका हुई कि कहीं माल वाले ने कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दिया है। मैं बोला, हाँ जी सर, हमने बिल्कुल सही सलामत माल छोड़ के आ गया। कहने लगे कि देखो, एक और काम है, कर पाओगे। मैं अब मालिक की तरफ देखा। मैं बोला कि हाँ मालिक, बिल्कुल कर लेंगे सर।
अब काम बताइए। तब वो दूसरे ड्राइवर की तरफ देखे और कहने लगे कि सीखना है ना, और शौक से सीखो। देखो अभी ना जाने कितनी दूर से आ रहा है। अब मैं उसको बोला और देखो बिल्कुल ना नुकुर नहीं किया। मेरी एक बात पर यह बंदा तैयार हो गया। देख लिया तुम लोगों ने, ऐसा होता है काम। ये ड्राइवरी लाइन है, इसमें कब कहाँ का काम आ जाए कुछ मालूम नहीं। और तुम तो कह रहे हो कि मालिक हम सुबह से ट्रक चला चला के थक गए हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता ड्राइवरी लाइन में। तब मुझे मामला कुछ समझ में आया कि मालिक शायद इनको कहीं भेज रहे थे और इन्होंने मना कर दिया। और तब उन्होंने मेरा मिसाल दिया था। मैं भी अब मालिक की बात से थोड़ा हौसला बढ़ गया, खुश हो गया। अब मालिक की तरफ देख रहा था। मालिक तो अभी उन ड्राइवरों को एक तरह से शिक्षा दे रहे थे। अब फिर वो कहे कि जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा सुबह में। इसके बाद मेरी तरफ वो अपनी नज़रें घुमाए और कहने लगे, अशोक कुछ सामान घर पर छोड़ना है, गांव पर चले जाओगे ना? मैं मालिक के घर पर कभी गया नहीं था। मैं बोला, मालिक आपका घर तो मैं गांव तो देखा ही नहीं हूँ। मालिक हंसने लगे। अरे कहने लगे, इसमें घबराने वाली क्या बात है, मेरा लड़का है यहाँ पर और वो साथ में जाएगा, तब तो कोई परेशानी नहीं। मैंने बोला, नहीं अब तो कोई परेशानी नहीं। मालिक का एक जो कोठी में काम करता था, राजू नाम का लड़का, अब मालिक ने उसको बुला रखा था। अब बोले कि राजू के साथ में ले जाओ। और सामान क्या था? एक पलंग था, फर्नीचर मतलब पलंग था, और उसको अपने ट्रक में लोड करके मालिक के घर पर छोड़ के आना था। और इसीलिए शायद वो ट्रक वाले मना कर रहे थे कि अब हम जा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई बहाना कर रहे होंगे। अब ये काम मुझे मालिक ने दे दिया था। हाँ, मैं तो अब इसके लिए तैयार था। और इसके बाद राजू और हम दोनों मिलकर के पलंग को अब अपने छोटे ट्रक पर चढ़ा दिए। अब फिर मालिक ने हिदायत दिया राजू को कि देखो राजू, मेन रोड से जाना, उस रास्ते से मत जाना। राजू बोला, ठीक है साहब, हम मेन रोड से ही जाएंगे। इसके बाद मालिक खुश हुए और मुझे बुलाया और कुछ पैसे मुझे दिए। बोला, ये रास्ते खर्चे के लिए रख लो अशोक, अब तो आने जाने में अब तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। अब वहाँ से कम 80-85 किलोमीटर का सफ़र था रात में। अब इसके बाद हम दोनों लोग चल पड़े थे। राजू अब कंडक्टर साइड के सीट पर बैठा हुआ था, अब मैं तो ड्राइव कर ही रहा था। अब जैसे जैसे राजू बता रहा था उसी रोड पर हम चलते जा रहे थे। अब वैसे मेन रोड तो जो था उस पर तो मैं जाते रहता था, अब वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब समस्या थी, अब वहाँ से जो रास्ता कट करके अब मालिक के गांव की तरफ जा रहा था, करीब 12 किलोमीटर का वो सफ़र था। इसके बाद अब राजू जो रास्ता बताता था उसी रास्ते पर मैं चल रहा था। और एक जगह पर राजू थोड़ा सा सकपका गया और बोला, अरे भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उसको डाउट था कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। रात का मामला था, चांदनी रात थी और चांद भी पूरी तरह से निकला हुआ था। अब रात के करीब 11 के आसपास का समय था। अब रास्ता मुझे लग रहा है कि राजू भटक गया है, भूल गया है। मैं बोला, राजू क्या रास्ता तुम भूल गए हो क्या? वो कहने लगा, भैया मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, मैं लग रहा है कि गलत रास्ते पर आ गया हूँ। मालिक सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, भैया ये बात बोलना मत। और मैं बोलने लगा, अरे भाई इसमें मैं मालिक से क्यों बताने जाऊँगा, ये तो आपस की मामला है, अब किसी से भी गलती हो सकती है, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब तुम बताओ, ये रास्ता तुम्हें ध्यान है, इसी रास्ते से जाना है या फिर हम ट्रक को मोड़ें? तब राजू बड़े ध्यान से उस रास्ते को देखता रहा। कुछ देर देखने के बाद कहने लगा, भैया थोड़ा आगे चलते हैं, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे चलने के बाद हो सकता है कि मुझे ध्यान आ जाए, चल लो आप आगे को। मैं भी अपना ट्रक स्टार्ट किया और आगे की तरफ चल पड़ा।
कुछ दूर चलने के बाद में अब वो जो सड़क थी, अब वहाँ से दो सड़क, एक तरह से दोराहा था, एक बाएं साइड को जा रही थी, एक दाहिनी साइड की जा रही थी। अब उस जब दोराहे पर पहुँचे तो राजू और कंफ्यूज हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाएं तो किधर जाएं। रात का मामला और आसपास में कोई दिख नहीं रहा था। मैंने तो ट्रक रोक दिया। मैं बोला, राजू ध्यान कर लो, देखो तुम तो गांव जाते रहते हो मालिक का, तो तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए। राजू बोला, भैया हम दिन में गए जाते जरूर हैं, लेकिन रात में इस टाइम पहली बार जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, रात का मामला है। अगर दिन होता ना तो मुझे सब कुछ मालूम हो जाता। बात तो उसकी भी सही थी। रात के टाइम में अब हर कुछ लगता है एक जैसे ही, और ये तो होना ही था राजू के साथ में। अब इसके बाद हम लोग उस दोराहे पर रुक गए थे। अब आसपास में देखने लगे, कोई नज़र आए तो हम लोग पूछे, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अब मैं ट्रक से नीचे उतर गया। मेरा देखे देखी राजू भी उतर चुका था, और हम पैदल ही आगे पीछे अब जाने आने लगे, ताकि कोई नज़र आए तो हम उससे रास्ता पूछें। लेकिन आधी रात होने जा रही थी। कौन भाई, और गांव के नज़दीकी एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में कौन इतनी रात को निकलता है। लेकिन हम अब बिल्कुल परेशान नहीं हुए थे। ऐसा कई बार मेरे साथ में हुआ था। रास्ता भटक जाने के बाद हम शांत रहते थे, सोचते थे, और तब कोई ना कोई रास्ता निकल आता था। कोई ना कोई ऐसा लोग मिल जाते थे जो रास्ता बता देते थे। और वही मैंने शांत होकर के राजू से बोला कि तुम शांत रहो, और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, हम भटकेंगे नहीं रात में। और इसके बाद हम ध्यान देने लगे, कोई आ रहा है रोड पर, और तब कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। जैसे लगा कि पास से कहीं पर खेतों में खुदाई चल रही है, खुदाई का काम हो रहा है रात के टाइम में। अब कई किसान ऐसे होते हैं जो रात में भी अपना काम करते रहते हैं, पानी वानी देने का, कुछ ऐसा करने का। तो मुझे लगा कि ज़रूर किसान होंगे, अपने खेतों में काम कर रहे होंगे। अब तो हमारे लिए ये अच्छा मौका था कि हम जाकर उनसे मिले और रास्ता कम से कम पूछ लें, इतना तो बता ही सकते थे। और मैं और राजू अब हम उस खेत की तरफ चल पड़े जहाँ से खुदाई होने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था कि कुदाल चला रहे हैं लोग। एक नहीं, 2-3 कुदाल की ऐसी आवाज़ आ रही थी। इसके बाद हम खेतों में उतर गए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अब हमें वो लोग दिखाई देने लगे। सफ़ेद कपड़े पहने हुए 3 लोग, काले काले रंग के, और खेतों में वो खुदाई कर रहे थे। अब पूरा खेत में नहीं, वो गड्ढा बना रहे थे एक ही जगह पर। जब हम उनकी तरफ जाने लगे ना, तो उनको कोई फिक्र नहीं था कि हमारे पास कौन आ रहा है। अपने काम में वो मस्त थे, मिट्टी निकालते जा रहे थे, गड्ढा खोदते जा रहे थे, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहा था। आखिर हम सोच में पड़ गए कि इतनी रात को और ये खेत में कैसा काम कर रहे हैं भाई, यहाँ क्या कोई कुआं खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और भी इतनी रात को 3-3 लोग, और इतने सफ़ेद कपड़े पहन करके भला किसान क्यों काम करेगा भाई, मिट्टी का काम है। लेकिन अब रात का मामला था और हम लोग रास्ता भी पूछना था हमें। और इसके बाद हम दोनों, राजू और मैं, उस लोगों के पास पहुंच गए। अब थोड़ा दूरी पर हम रुक गए। पास में ही मैंने देखा कि वो जो गड्ढा था कम से कम 7-8 फुट तो गहरा खोद दिया था, और चौड़ा कम से कम 4 फुट के आसपास का होगा। तो मुझे लगा कि ज़रूर ये कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए। लेकिन जब हम नज़दीक भी पहुंच गए ना, तो लोग हमें देखा तक नहीं, अपने काम में वो मस्त रहे, खुदाई करते रहे, मिट्टी निकालते रहे। ना एक दूसरे से कोई बोल रहा था, ना कोई ऐसा संकेत मिल रहा था। आखिरकार मुझे ही बोलना पड़ा, अरे भाई साहब ज़रा हमारी बात भी सुन लीजिए। लेकिन वो तो जैसे हमारी बात सुनी नहीं रहा, बिल्कुल सुने ही नहीं, अपने काम करते रहे।
और इसके बाद मुझे दोबारा बोलना पड़ा, तीसरा बार बोलना पड़ा, लेकिन अभी भी उन्होंने जैसे अनसुनी कर दिया हो, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और आखिरकार जब सुने नहीं बात तो हमें लगा कि नज़दीक जाना चाहिए। और इसके बाद राजू तो वहीं रुक गया। अब मैं थोड़ा और नज़दीक उनके पास पहुंच गया। अब बिल्कुल पास पहुंचने के बाद मैंने फिर वही बोला, भाई साहब हम लोग रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हो? अभी भी वो मिट्टी निकाल रहे थे, बिल्कुल कोई हमसे बोला तक नहीं, मुड़कर देखा तक नहीं। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे इंसान है, कैसे किसान हैं, ये अपने काम में लगे हुए हैं और मैं इतना नज़दीक आकर के इनसे बोल रहा हूँ, कहीं बहरे तो नहीं। अब इतना नज़दीक आकर के मैं बोल रहा हूँ, चलो एक बहरा होगा लेकिन दो दो और लोग हैं, वो तो सुन सकते हैं। ये चक्कर क्या है भाई? मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ। मुझे लगा कि कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए। मन में एक अजीब सा एक ऐसा लगा कि मन कह रहा कि नहीं चल वापस चल, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन रास्ता भी तो पता करना था। हाँ, इसलिए मैं वहाँ डटा रहा। जब मैं काफ़ी देर बोल चुका लेकिन कोई उनका जवाब नहीं आया, तब मुझे उनके और समीप पहुँच गया, बिल्कुल पास में, कंधे पर हाथ रख कर के अब बोला, भाई कुछ हमारी भी सुन लो। जैसे ही कंधा पर हाथ रखा ना, तो कुदाल जो चला रहा था वो कुदाल को फेंक दिया और मुड़ा मेरी तरफ में। जैसे ही मुड़ा ना, तो हम तो देख करके सकते में आ गए थे। सबसे डरावनी उसकी आंखें थी, जो रात के टाइम में भी चमक रही थी, लग रहा था कि उसमें कोई रोशनी निकल रही हो। काला काला पूरा चेहरा, सफ़ेद दांत चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और आंखें जैसे रोशनी, लाल रोशनी निकल रही हो। कुदाल फेंक चुका था और मेरी तरफ मुड़ चुका था। अब फिर उसने आओ न देखा ताव मेरे दोनों हाथ पकड़े और उसी गड्ढे में उसने उछाल दिया। जैसे उछाला और तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाने लगा, राजू 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। और इसके बाद तो जो कुदाल और लोग चला रहे थे वो भी अपना कुदाल जमीन पर पटक दिए। अब तीनों लोग अब गड्ढे के पास आ गए, जिस गड्ढे में मैं गिरा हुआ था, और वो ऊपर से नज़ारा देख रहे थे। मैं 6-7 फुट नीचे, जैसे गहरे कुआं ना हो करके छोटा सा कुआं हो, ऐसा ही एक तरह से कुआं ही था। कुआं ही बोल सकता हूँ उसको मैं उस वक्त में। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें से, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। चिकनी मिट्टी, जरा भी हाथ का सपोर्ट लगाऊं तो फिसल जाए हाथ। अब डर के आलम ये था कि मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजू जो था ना, जब ये मंजर देखा तो वो भाग खड़ा हुआ, सीधा रोड पर पहुंच गया। इधर अब वो तीनों लोग मुझे घूर रहे थे, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा था, बस ना जाने आंखों की भाषा में बात कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतना जान चुका था कि ये तीनों लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते। तीनों की आंखें रात के टाइम में चमक रही थी और इतना मिट्टी खुदाई करने के बाद उनके सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद की तरह दिख रहा था, जबकि आम किसानों का जो धोती होती है, पजामा होता है, मटमैला हो जाता है, लेकिन इनका कपड़ा बिल्कुल चमक रहा था। अब मुझे समझ तो आ चुका था। अब मैं गड्ढे में जितना चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला चुका था। और राजू, जब आवाज़ कोई नहीं आई तो मैं समझ गया कि राजू हमें छोड़ करके भाग चुका है। अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब ज़रूर ये तीनों लोग मुझे मार देंगे, हो सकता है इसी कुएं के अंदर हमें दफना भी देंगे मुझे। और मैं सिहर चुका था, डर चुका था। और वास्तव में उनमें से एक आदमी जो था अब धीरे धीरे हमारी गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, बड़ी तेज तेज, दांत भी चमक रहा था। मैं समझ गया
ये तीनों के तीनों ज़रूर कोई शैतान है, इंसान तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अब मैं कर क्या सकता था? जितना चीखना चिल्लाना सब कुछ कर चुका था, अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता तो स्लिप मार जाता चिकनी मिट्टी की वजह से। और वो तीनों के तीनों लोग, उनमें से 2 लोग तो खड़े थे और एक जो था वो मिट्टी को आहिस्ते आहिस्ते मेरे ऊपर डाले जा रहा था गड्ढे के, जैसे वो मुझे जिंदा ही दफन कर देगा उस गड्ढे में। और तभी पाजेब की आवाज़ सुनाई पड़ी। लग रहा है कि वहाँ पर कोई औरत आ रही है, कोई लड़की आ रही है जिसकी पैरों में अब पाजेब बंधा हुआ है, घुंघरू बज रहा है, छन 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 छन। और जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी, जो शैतान अब मिट्टी डाल रहा था मेरे गड्ढे में, वो भी अब रुक गया। और तीनों के तीनों शैतान अब उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ अब हमारे गड्ढे के पास आ चुकी थी। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन हो सकता है। मुझे लगा कि कहीं अब मेरा कोई बचाव करने तो नहीं आ गया, कोई औरत ऐसा कुछ आ गया हो। तो दिल में थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो हो सकता है कि मैं बच जाऊं। लेकिन जब आवाज़ पाजेब की गड्ढे के पास आकर रुकी, और इसके बाद तीनों लोग जो थे वो एक अनजानी भाषा और बड़ा भारी आवाज़ था, तीनों उस औरत से कुछ बोलने लगे। और औरत जो थी हाँ हूँ कर रही थी, अब मैं वो भी समझ नहीं पा रहा था, बस इतना ही मुझे सुनाई दे रहा था। और तब वो औरत गड्ढे में झांकी जिस गड्ढे में मैं गिरा हुआ था, और तब मैंने उसकी चेहरा देखा था। देखने में 25-30 साल की आसपास की औरत होगी, चेहरा सुंदर, जो जुल्फ थे उसके खुले हुए थी, और वो रंगीन साड़ी पहन रखी थी, लाल या जैसा भी हो साड़ी रंगीन थी, चांद की रोशनी में जैसा मैंने देखा था। अब फिर वो मुझे निहारती रही कुछ पल। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे निकाल दीजिए, इन लोगों से मुझे बचा लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो तो मुझे निहारे जा रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं इकलौता युवक हूँ इस संसार में और वो मुझे देख रही है। और इसके बाद मुझे देख करके वो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर वो तीनों से बोली, ना जाने कौन सी भाषा। और फिर वो, उसका पाजेब की आवाज़ अब जाने लगा, लग रहा था कि जिधर से आई थी वापस जा रही है। और इसके बाद उनमें से जो एक मिट्टी डाल रहा था, और वो हमारे गड्ढे में अब कूद गया। जैसे ही कूदा ना, शरीर से उसकी इतनी बास आई जैसे सड़ा हुआ मांस हो, इतनी भयानक बदबू थी। और वो मेरे बिल्कुल पास आकर के खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों से मेरा कंधा पकड़ा और सीधा उस गड्ढे में से मुझे बाहर की तरफ उछाल दिया। अब मैं बाहर उछल करके अब मिट्टी पर गिरा। इसके बाद मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, ये लोग मुझे मारने के लिए लाए हैं, लेकिन इस गड्ढे में नहीं मारेंगे जैसा मैंने अब अंदाज़ा किया था। और मैं बाहर देख रहा हूँ, ट्रक मुझे दूर पर खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन राजू कहाँ गया कहीं पता नहीं। वो हो सकता है कि डर करके भाग चुका हो मुझे इस संकट में छोड़ करके। ये सब हुआ था राजू की वजह से। अगर राजू रास्ता नहीं भटकता तो मैं इस जगह पर आता ही नहीं। सारा खेल तो राजू ने बिगाड़ा हुआ था। अब जो ऐसा मैंने सोचा था वैसे ही होने लगा। वो तीनों युवक शैतान जो थे, अब मेरा हाथ एक ने पकड़ लिया और इसके बाद मुझे आगे की तरफ लेकर चल पड़े। मैं जाना नहीं चाहता था, अपने पैर को ज़मीन में अड़ा देता था, लेकिन उनमें तो असीम ताकत थी। उनके लिए तो मैं एक खिलौने के माफिक था। मुझे घसीटते हुए अब लेकर जाने लगे। मैं बार बार मुड़ता, अपने ट्रक की तरफ देखता, राजू का आवाज़ देता, राजू राजू मुझे बचा ले भाई, कहाँ पर है, मुझे बचा ले भाई, मेरी मदद तो कर। लेकिन राजू का कहीं पर कोई आता पता ठिकाना नहीं था और वो लोग मुझे घसीटते हुए ना जाने कहाँ लेके जा रहे थे, खेतों के बीचों बीच से। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि जो औरत आई थी शायद उनकी ये सरदार होगी,
और उसी के हुक्म से मुझे अब जिंदा दफनाया नहीं गया। ना जाने अब मुझे कहाँ लेकर के ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जो भी होगा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था। मैं जानता था कि मेरे साथ में अब बहुत बड़ा कोई बुरा होने वाला है। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं, मैं भाग नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। जितना चिल्लाना था अभी मैं चिल्ला रहा था। चिल्लाने पे कोई बंदिश नहीं थी, उन्होंने किसी ने भी चिल्लाने से मुझे नहीं रोका। वो जानते थे कि चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। मुझे अब काफ़ी दूर उस गड्ढे से आगे लेके आ गए थे, और तब मुझे एक सामने में दूर रोशनी नज़र आई। मुझे लगा कि उसी रोशनी की तरफ ये लेके जा रहे हैं। मुझे लगा कि कोई घर है और उसी घर में मुझे लेकर के जा रहे हैं। और मैं बार बार अपने ट्रक की तरफ देखता, लेकिन अब जो ट्रक था अब दूर हो चुका था। अब साफ मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जितनी शक्ति, जितनी ताकत अभी भी बची हुई थी, मैं भरपूर प्रयत्न कर रहा था कि ताकि मैं इनसे अब छूट जाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। और आखिरकार वो लोग मुझे उस घर के पास लेके आए। जैसे ही घर के पास आए ना, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा जैसे लगा कि ऑटोमेटिक है, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। और उसके बाद दो लोग तो बाहर रुक गए, और जिसने मुझे पकड़ रखा था वो मुझे उस घर के अंदर ले गया। और जैसे ही घर के अंदर मुझे प्रवेश कराया, और फिर मुझे धकेल करके वो खुद उस दरवाजे से बाहर निकल गया। अब बाहर निकलते ही वो दरवाज़ा एक तरह से ऑटोमेटिक बंद हो चुका था। धड़ाम की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा बंद। मैं समझ गया कि अब इस घर में आ गया हूँ, अब जिंदा वापस नहीं निकल पाऊँगा। मैं बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। अब तो यहाँ मुझे जितना चिल्ला सकता था कोई फर्क नहीं पड़ना। आवाज़ मेरी इस घर से शायद बाहर भी नहीं जा पाएगी। इसलिए मैं अब शांत हो गया था। आने वाले खतरे को देख रहा था कि कौन सी मौत मुझे अब मिलनी है, कैसे मरूंगा मैं। बस यही अपना देख रहा था कि मेरे अब आखिरी टाइम आ चुका है। तभी पाजेब की आवाज़ आने लगी, जैसे मैंने पहले सुना था। सेम ऐसी ही आवाज़ अब मेरे नज़दीक आने लगी। मैं उस गेट के पास गलियारे में ज़मीन पर गिरा हुआ था, और उस आवाज़ को मैं मौत की आवाज़ समझ रहा था। जितने नज़दीक आ रही थी, अब मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि बस वो आवाज़ मेरे नज़दीक पहुंची और वो औरत मुझे दिखाई देगी, इसके बाद मेरा काम तमाम। यही मैं अपने मन में एकदम समझ रखा था, ऐसा ही होना था जैसे मुझे लग रहा था। लेकिन वो औरत जो पाजेब पहन रखी थी मेरे नज़दीक आई। अब तब मैंने उसकी तरफ देखा। वाकई में वो अच्छी खासी खूबसूरत महिला थी। 25-30 साल की उम्र थी, लेकिन जिस्म का बनावट और जो चेहरा मोहरा था बड़ा ही आकर्षक था। और उसने मीठी आवाज़ में बोली, अरे उठ जाओ, इतना तुम्हें चोट नहीं लगी है, उठ के खड़े हो जाओ, आओ मेरे साथ में। मैं जैसे उसकी बोली से लगा कि कोई जादू मेरे ऊपर उसने कर दिया है। बिना देरी किए मैं उठ कर खड़ा हो चुका था, और वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, जैसे मुझे उसने कोई जादू कर रखा हो और उसके आदेश का पालन करते जा रहा हूँ। आखिरकार वो अपने कमरे के, एक बड़ा सा कमरा था और उसमें बड़ा सा पलंग लगा हुआ था, और उस कमरे में लेके आई और मुझे कही कि आप यहाँ बैठ जाओ। मैं आदेश का बस पालन ही कर रहा था। मैं लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे क्या करना है अपने दिमाग से तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा मैं असहाय बन चुका था। अब मैं उसके आदेश के अनुसार उस पलंग पर बैठ गया, और तब वो कहने लगी कि तुम थके हुए लग रहे हो, पानी पियोगे? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, और तब तक वहाँ एक गिलास रखा हुआ था और उसमें ना जाने क्या चीज़ भरा हुआ था, और उसने मेरे को पकड़ा दिया। अब बोली, पी जाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मैंने वो गिलास
पकड़ लिया और अपने गले में एक तरह से घूंट लेने लगा। वास्तव में न उसमें कोई स्वाद नहीं था, बस पानी पानी की तरह लग रहा था। अब मैं पानी जो भी था गिलास में गटक लिया था। और इसके बाद मुझे वास्तव में शक्ति महसूस होने लगी। डर तो मेरा जैसे एकदम धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं लगा कि मैं इसी जगह पर रहता हूँ, सालों से मैं रहते आया हूँ। ऐसा मुझे सब कुछ बदलने से लगा था। और वो औरत मेरे चेहरे के बदलाव को देख रही थी। चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी और कहने लगी, अब अच्छा लग रहा है ना? कुछ पहचाना पहचाना से लग रहा है ये घर? मैं कौन हूँ पता लग रहा है? मैं सोचता रहा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कुछ मालूम नहीं। बस लग रहा था कि हाँ, ये जो है घर मैं कभी आया हूँ, ये औरत है, इससे मेरी कभी बातचीत हुई है, मैं इसको जानता हूँ। ऐसा सब महसूस होने लगा। अब फिर औरत मेरे पास में आकर के सट के बैठ गई। कहने लगी, बस यही तो मैं चाहती थी, तुम डर भूल जाओ। देखो अब अच्छा लग रहा है ना? तुम मुझे जानती हो ना? मैं सर हिला दिया कि मैं जानता हूँ। और तब वो मुस्कुराने लगी। तब वो कहने लगी, तब तो ये भी जानते हो कि हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, दोस्त थे। मैं लगा कि जो औरत बोल रही है ना सही बोल रही है, ऐसा ही हुआ होगा। अब मैं बोला, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हो। और इसके बाद तो जैसे हम दोनों के दोनों खुल चुके थे एक तरह से। अब बातचीत, प्रेम, व्यवहार, अब सब कुछ होने लगा था। और ना जाने कब तक हम लोग ऐसे ही रहे, जब तक सुबह का आगाज नहीं हुआ। और जैसे ही सुबह का आगाज हुआ, अब मुझे औरत कहने लगी कि अब तुम सो जाओ, अब तुम नींद में आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके बाद वो मुझे उसी पलंग पर सुला दिया था। अब मैं गहरी नींद में चला गया था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं खुले आसमान के नीचे पड़ा हूँ। सुबह होने जा रही है। आसमान में अब धीरे धीरे लालिमा नज़र दिखाई दे रही थी। आसमान में पक्षी भी अब चहचहाते हुए उड़ रहे हैं और रोड साइड में गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये मेरे साथ में क्या हुआ था? मैं रात में कहाँ आया था? राजू कहाँ गया? मैं कहाँ फंसा हुआ था? वो औरत कौन थी? 3 काले लोग कौन थे? और वो गड्ढा कहाँ है? ये घर कहाँ है जहाँ मैं रात में आया हुआ था? लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। खेत ही खेत नजर आ रहे थे। मैं भागता हुआ अब एक तरफ जाने लगा जिधर गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि मेरी भी ट्रक वहीं खड़ी होगी। राजू शायद मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अब मैं उस जगह से गुजरने लगा जहाँ पर वो लोग गड्ढे खोद रहे थे, लेकिन वहाँ तो कोई गड्ढा था ही नहीं। आखिर ये सब क्या हुआ था? वो औरत कौन थी? तीनों लोग कौन थी? अब मेरा राजू गया तो कहाँ गया? आखिरकार मैं दौड़ते हुए हैरान परेशान मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा। जब ट्रक के पास पहुंचा तो ट्रक तो मेरा लवारिस खड़ा था। राजू था ही नहीं वहाँ पर। राजू का अब चिंता सताने लगी कि चलो मैं तो सही सलामत बच गया हूँ, राजू कहीं उसके साथ कोई बुरा तो नहीं हो गया। मुझे अब डर लगने लगा था। मुझे लगने लगा कि मालिक मुझे ही दोष देंगे, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी उस रात को हुआ था। कभी नहीं मानेंगे। वो तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे, नास्तिक व्यक्ति थे, और मेरी कहना कैसे मान लेंगे? अब मुझे अपना दुख दर्द तो मैं भूल चुका था। राजू का चिंता सताई जा रही थी। हाँ, मैं उस जगह पर उनका जहाँ मालिक का गांव था मैं जानता तक नहीं था। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी, गाड़ी का आवागमन शुरू हो चुका था। अब जो राहगीर थे वो भी अपने साधनों से आ जा रहे थे। आखिरकार मुझे मालिक का गांव का नाम पता था जो उन्होंने बताया था। अब मैं पूछ बैठा एक राहगीर से कि भैया ये गांव का रास्ता बता दो आप। तब वो कहने लगा कि भैया दाहिने वाले रोड पर, जिस दोराहे पर खड़े थे, दाहिने वाले रोड पर चलते रहो, आगे वही गांव आएगा, पहला गांव वहीं पड़ेगा।
हाँ, तब मुझे थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन राजू का चिंता अभी भी मुझे सता रही थी। हाँ, मैं उस रोड पर अब अपना ट्रक लेकर के निकल पड़ा। हाँ, कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के पास मुझे राजू बैठा हुआ नजर आ गया। चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, अजीब अवस्था में था वो। कपड़े कई जगह से उसके फटे हुए दिखाई दे रहे थे। पागलों की स्थिति में पेड़ के पास में जब उसको देखा ना, तो मैं ट्रक रोक दिया, जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें लगातार पेड़ की तरफ देख रही थी। अब मैं अपना सब कुछ तो एक तरह से भूल चुका था और राजू का अवस्था देख करके मैं डर चुका था कि राजू को क्या हो गया। लेकिन शुक्र था कि राजू जिंदा था, सही सलामत था। अब मैं राजू से पूछने लगा कि राजू, तुम होश में आओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम तो बताओ। राजू एकदम कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा था कि किसी सदमे में हो। आखिरकार मेरे ट्रक में पानी था, बोतल था। अब मैं पानी लेके आया, राजू को पिलाने की कोशिश किया। राजू पानी तक नहीं पी रहा था, बस घूर घूर के पेड़ों की तरफ देख रहा था। मुझे अब रहा नहीं गया, तो सारा पानी का बोतल उसके सर पर डाल दिया। लेकिन एक पल के लिए तो वो मेरी तरफ देखा, फिर उसकी अवस्था वही हो चुकी थी। मैं अब समझ गया कि राजू के साथ भी कोई खेल हो चुका है। जैसे मेरे साथ में हुआ है, अब वैसे ही राजू के साथ कोई, इसके साथ भी भूतिया खेला हुआ है। मैं अब गोद में राजू को उठाया, ट्रक में बिठाया और इसके बाद मालिक के गांव की तरफ चल पड़ा। जब मैं गांव में पहुंचा और पूछा कि मालिक का घर कौन है, तो पहला ही घर था और ट्रक लगाया और उनके पिताजी थे। पिताजी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति और उनके जो बेटा एक तरह से नास्तिक, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, ईश्वर को मानते ही नहीं थे, ना भूत प्रेत को मानते थे। अब जैसे ही हमने पिताजी को भेंट किया कि सामान हम लेके आए थे, रात से चले हुए, उनको भी अब चिंता हो गई थी। फिर हम सारा घटना बताए कि रात में हम लोग के साथ में क्या हुआ। मैं तो अपना बता दिया, लेकिन राजू का क्या हुआ था मैं बता नहीं पाया। और राजू अभी भी उसी अवस्था में। अब उनके पिताजी कहने लगे, तुम लोग आ गए सही सलामत ना, इतना ही काफ़ी है। मैं अब अपने बेटे को कोसने लगे कि उसको रात में क्या जल्दी पड़ी थी कि माल भेजना। पलंग भागा जा रहा था ऑफिस में, वहीं रख लेता। दुनिया भर की वो बातें सुना दी अपने बेटे को। तब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलावा भेजा कि उस तांत्रिक को बुला के ले आओ। कुछ देर के बाद में तांत्रिक आ चुका था। तब जो मालिक के पिताजी थे अब सारा घटना क्रम बताने लगे, मेरे साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या मालूम नहीं। फिर वो तंत्र मंत्र करने लगा था उस राजू के ऊपर में। कुछ देर के बाद जब राजू को उसने पढ़ा हुआ जल पिलाया, तो राजू ने आंखें खोल दिया। बिल्कुल जो सदमे में पड़ा हुआ था, वो सदमा उसका टूट चुका था और एकदम चीख पड़ा। डरा हुआ चेहरा अभी भी था। मैं तो और डर चुका था उसका ये हालत देख करके। तांत्रिक बोलने लगा, क्या हुआ तुम्हारे साथ में बच्चा, बताओ। अब जब उसने मेरी तरफ देखा, मैं अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो अब थोड़ा उसको हिम्मत आई कि चलो मैं भी जिंदा हूँ और वो भी जिंदा है। तब वो कहने लगा, मेरी घटना को तो देख चुका था और इसके बाद वो भाग गया। ट्रक के पास पहुँचा, लेकिन जब जैसे ही ट्रक में चढ़ना चाहा कि मैं चढ़ करके दरवाज़ा बंद कर लूँ, तभी एक काला साया ने उसका हाथ पकड़ करके और खेतों के साइड में खींच करके ले जाने लगा। राजू कुछ चीख भी नहीं पाया और वो साया उसको खेतों के अंदर घसीटता हुआ लेके चला गया। राजू बेहोशी की हालत में था। वो इतना देख करके डर चुका था कि उसका होश आवास गुम हो चुका था। और आखिरकार जब अपने आप को पाया, होश में आया, तो इस घर में मैंने जब उसको देखा था पेड़ के पास में, और वो भी सदमे में, वो बता भी नहीं पाया, वो अपना होश खो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ और काला साया कौन था, कुछ भी बता नहीं पाया। लेकिन जो भी था अब सब कुछ सही हो चुका था।
आखिरकार जो मालिक के पिताजी थे अब कहने लगे, बेटा अब ऐसा आप लोग कभी मत करना, आप लोग गलत रास्ता ले लिए थे। उस रास्ते में छलावा भी रहते हैं, भूत प्रेत भी रहते हैं, और हम लोग तो उस रास्ते में रात के टाइम कभी आते जाते भी नहीं हैं, और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कहने लगा कि देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती है राजू की। राजू इस गांव में आया था कई बार, तो इसको पता होना चाहिए था। मैं तो पहली बार आया था, मैं तो अनजान था, ये रास्ता भटक चुका था। जो कुछ हुआ इसी की वजह से हुआ। आखिरकार राजू को अपनी गलती माननी पड़ी कि हाँ, मेरे से बहुत भयंकर भूल हुई, जिसमें हम दोनों की जान जाते जाते बची। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अशोक ड्राइवर की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर बताइएगा। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में आप हमें बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।